हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। अब तैयारी होगी जीत की। तो आप सभी का सुबह के 10 बजे स्वागत है आप सभी के परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बता दीजिएगा कि हम सभी अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो जैसा कि पता है स्टूडेंट, सुबह के 10 बजे डेली हम आप सभी के साथ जो प्रैक्टिस सेट करते हैं, हम करते हैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। जो आज हमारा 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, आज ही हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो है यूपी पुलिस री एग्जाम भर्ती, जो आपको पता है कि जिसका पुनः परीक्षा होने वाली है। हाल हाल ही में आपको यह खबर सुनने के लिए मिल जाएगी। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं, यह पेपर 25 तारीख अक्टूबर महीना 2018 की प्रथम पाली में हुआ था। वही हूबहू क्वेश्चन हम हिंदी के आप सभी के सामने रखेंगे। आशा है कि आप सभी इस टेस्ट को पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सीखा और कितनी तैयारी आपकी हो गई है। इसी का आकलन करने के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली यहाँ पर चलाया जाता है। कल आपने जो सेट पेपर किया था 15 नंबर का, वो जीके जीएस का किया था, जो 25 तारीख 10वां महीना 2018 की प्रथम पाली में आए सवाल थे। आज उसी पेपर का सेकंड पार्ट हम हिंदी में करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी तैयार होंगे और आप सभी इस पेपर को करने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ आज के प्रैक्टिस सेशन पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगे लगे कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे परिवार के साथ। आपको हमारे हमारे परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे ये एक बात है कि हमारे यहाँ पर आपको 114 से लेकर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, चलो मैं पहले आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। हमारे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 114 से लेकर 150 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 37 से 37 सवाल मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 37 तक नंबर लिख लेने हैं। फिर ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन बना लेते हैं। जौन सा भी ऑप्शन सही हो गलत हो वो आपको लिख लेना है। बाद में जब हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। किसी भी पीवाईक्यू या किसी भी मॉक टेस्ट को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या अपना टेस्ट खुद से ही देख ले कि आपने कितना सवाल किए। और एक बात बताऊं कि ये 37 क्वेश्चन को करने का हमारा टारगेट रहेगा कि हम इनको 30 मिनट में सफाया कर दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल भी सेशन को देर न करते चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन से दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 है। लेकिन हमारे लिए पहला क्वेश्चन होगा। लेकिन ये जब प्रैक्टिस सेट में आया था, मतलब जब पेपर हुआ था, तो 114 से आपकी हिंदी का सेशन शुरू था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर यानी अपने ऊपर कोई अगर जीवनी लिखता है, स्वयं द्वारा लिखी जाती है, खुद से लिखता है, तो उस वाक्यांश के लिए आप क्या एक शब्द कहेंगे। रेखा चित्र बोलेंगे, संस्मरण बोलेंगे, आत्मग्लानि बोलेंगे, क्या आप कहेंगे आत्मकथा। तो 114 का क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और तभी अपने क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि आप सबका सही जवाब क्या हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 114 का आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा क्वेश्चन नंबर के। तो हाँ, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसको आप आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। और मुझे 100% श्योरिटी है कि जितने भी बच्चों ने यह सवाल अटेम्प्ट किया होगा, सभी ने 100% डी ऑप्शन लगाया होगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर से 15 आ गया है। क्वेश्चन नंबर से 15 को पढ़ना है कि अन्य, अनन और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को चयन करना है। यानी कि एक तो अनन्य लिखा है और एक अन्य शब्द लिखा है। ये शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो आपको समान लिखेंगे, लेकिन सम सुन भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको। आपको क्या है, एक युग्म दिया गया है शब्दों का, वह आपको उसका क्या है, सही अर्थ भेद का चयन करना है। ऑप्शन है अनाज और दूसरा, अनाज और फल, पेड़ और पौधे, दूसरा या पराया। तो बताइए अनन और अन्य का सही शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन स्टूडेंट आप सभी के सामने है। फटाफट से जल्दी से अपना टिक लगाइए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्वेश्चन का आंसर किया है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, अनाज और दूसरा क्या है, अनन और अन्य का सही शब्द अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। पहले अन्न का बन जाएगा अन यानी कि अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर से 15 का एकदम 100% सही आंसर है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नी है, निर है कि निर्गुण है। तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग पहचानना है। स्टूडेंट, उपसर्ग प्रत्यय
को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि कोई भी शब्द अगर आपको दिया गया है तो आप उसमें से मूल शब्द निकाल लीजिएगा। अगर आपने वहाँ से मूल शब्द निकाल लिया तो आपके पास जो शेष बचेगा या तो वो उपसर्ग बचेगा या वो फिर प्रत्यय बचेगा। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि मूल शब्द की पहचान करना। तो जल्दी से बताएंगे कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो आप बताएंगे कि निर्गुण में जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको गुण, इसके अंदर मूल शब्द है। तो आपको पता चल गया होगा। फिर इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। लेकिन निर भी क्या से बनेगा, आधा स्वर मतलब कि रै के नीचे आपको हलंत लगा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि रै जो होगा वो आधा होगा। तो जब न आधा होगा तो वो ग के ऊपर चढ़ जाएगा, मात्रा लग जाएगी उसकी, और नी उसके आगे लग जाएगा तो बन जाएगा निर्गुण। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर रै के नीचे क्या है, आपको हलंत लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर के सी, तब जाकर के आपका सही जवाब होगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बना ऑप्शन नंबर के सी, और आशा है कि सभी बच्चों का ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आप सभी के सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन। तो सब तैयार होंगे अगले क्वेश्चन के लिए, तो फटाफट से अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे समझाया था वही क्वेश्चन आपको इस सवाल में मिल गया है। तो कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है वो एक थीम पर डिपेंड होकर बनाया जाता है। जो क्वेश्चन पहले पूछा उससे ही संबंधित क्वेश्चन आपसे अगले सवाल में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खिलौना शब्द का मूल शब्द है। तो आपके सामने शब्द दिया गया है खिलौना, उसमें आपको क्या है, मूल शब्द पहचानना है। खिल होगा, खेल होगा, ऊना होगा या ना होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 117 का आप सटीक उत्तर लगाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी के सही जवाब क्या होंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन का जवाब कीजिएगा। तो मैंने बताया था उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको शब्द दिया गया है उसमें से आप मूल शब्द निकालेंगे। तो आपके सामने शब्द है खिलौना। क्या शब्द है, खिलौना। तो खिलौना किससे बनेगा, खेल। खेल क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा। तो खेल हो गया इसमें मूल शब्द। तो आप कहेंगे कि जब इसमें खेल मूल शब्द हो गया तो इसमें उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय लगेगा। तो देखिए इसमें जो है ऊना प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है, आप बताएंगे इसमें ऊना प्रत्यय लगा है। जो ऊना प्रत्यय लगा है इसमें क्या होगा, जब ए इसमें जुड़ेगा तो खे की एक ही मात्रा है, ये तो बदल जाएगी इसमें छोटी ही में, क्योंकि जो ए आएगा और जो ओ की मात्रा होगी वो लग जाएगी इसमें किसमें, ओ पे, और ना का ना बन जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मूल शब्द क्या है, इसमें खेल है। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब। अगर वह इसमें पूछता कि इसमें प्रत्यय कौन, सॉरी हाँ प्रत्यय कौन सा है, तो आप बता दीजिए इसमें ऊना प्रत्यय है। लेकिन पूछा है मूल शब्द, तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। अगर कुछ भी वो आपसे पूछे तो आप अपने सवाल का जवाब बता दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी हमारे यूट्यूब परिवार जल तक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मेरी उम्मीद होती है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार कर दिया जाए। एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसी वे में उसका आंसर करके आए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्हें कहाँ जाना है, आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में अशुद्धि है किस प्रकार की। ऑप्शन है सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बताएंगे। आपके सामने वाक्य लिखा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि दी गई है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहले आप क्वेश्चन का टिक लगाएंगे, उसके बाद आप सभी को सही उत्तर बताया जाएगा। तो आप सभी का तो सही उत्तर होगा, वैसे सभी ने क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। तो आप बताएंगे उसमें हो जाएगा, इसमें सर्वनाम संबंधित गलती है, ऑफ नंबर के सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे किस प्रकार से गलती हो जाएगी, तो आप बताएंगे उन्होंने कहाँ जाना है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आएगा कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें कहाँ जाना है ये अगर शब्द आएगा तो यह शुद्ध है। इसकी जगह पर लिखा गया है कि उन्होंने, तो यही गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब बनेगा उन्होंने, इसलिए क्या है इसमें सर्वनाम संबंधी गलती है। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और आशा है कि आप सभी का ये जवाब सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। जो स्वर संधि होती है वो किसके मेल के द्वारा स्वर संधि बनती है। स्वरों का मेल से बनती है, व्यंजनों के मेल से बनती है, या शब्दों के मेल से बनती है, कि मात्रा के मेल से बनती है। तो स्वर संधि का मेल किससे होता है,
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का सभी सटीक उत्तर करेंगे। और यह सवाल तो आप सभी के लिए हलवा है, लेकिन हलवा क्वेश्चन भी बहुत भारी पड़ जाता है अगर आपको उसके बारे में फुल डिटेल या उसकी डीप नॉलेज ना हो स्टूडेंट। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो ये 100% आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। देखिए, अगर स्वर संधि है तो 100% श्योर है कि उसमें क्या है, स्वरों का ही मेल होता होगा। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन तो उसमें 100% होगा ही होगा, चाहे स्वर मिल जाए। व्यंजन संधि में व्यंजन 100% होगा, चाहे उसमें स्वर मिल जाए। तो ये तो हो गया व्यंजन संधि की पहचान। लेकिन हमसे पूछा था कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो आप बताएंगे कि हमारे वो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि समासिक जो पद होते हैं को तोड़ना क्या कहलाता है। कोई समासिक पद दिया गया है, अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे, समास कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे कि समास विच्छेद कहेंगे? तो समासिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर के बी, ऑप्शन नंबर के सी या ऑप्शन नंबर के डी। तो जल्दी से आप पहले अपना क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर के सी, समासिक पद को जोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो आप सभी का भी सवाल का आंसर सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। देखिए, आपको मैंने कितनी बार बताया है कि वाच्य आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। जो भी बच्चे मुझसे पहले सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले सेशन के साथ, तो उन सभी का ये आंसर 100% सही होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ये फुल डिटेल में बताया है कि वाच्य आपको 3 प्रकार के मिलते हैं। नंबर 1 कर्म वाच्य, नंबर 2 कर्तरी वाच्य और नंबर 3 हो जाएगा आपका भाव वाच्य स्टूडेंट। तो 3 प्रकार के आपको वाच्य मिलते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलते हैं, यानी कि जिस वाक्य पर कर्म का प्रभाव होता है तो वहां पर क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। जिस वाक्य में आपको कर्ता प्रधान मिलेगा तो वहां पर कर्तरी वाच्य होगा। और जिस वाक्य में आपको भाव प्रधान मिलेंगे वहां पर क्या है, आपको भाव वाच्य मिलने वाला है। तो ये तो होगी इसकी डिटेल। अब आपको सटीक उत्तर पता चल गया होगा कि कर्म वाच्य में प्रधान कौन होगा, तो कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर भाव प्रधान होगा तो भाव वाच्य और कर्ता प्रधान होगा तो कर्तरी वाच्य है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। तो कर्म वाच्य हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं कि वाच्य कहलाते हैं? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122 है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को आप क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच जाएंगे। यानी कि लिंग, वचन और कारक में अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि अव्यय शब्द कहलाते हैं, क्योंकि अव्यय का मतलब होता है कि जिनको खर्च ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनका अर्थ परिवर्तन ना किया जा सके, तो अव्यय की ये परिभाषा होती है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच जाते। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। देखिए, क्रिया में अगर परिवर्तन होगा तो आप अगर राम जाता है और सीता जाती है, तो जाता है जाती है, अगर आपने क्या बदला, अगर आपने लिंग बदला तो उसके स्थान पर आपकी क्या है, क्रिया भी बदल गई। तो इसमें कहा अगर लिंग बदलने पर क्रिया बदली तो क्रिया तो होगा नहीं। वचन, बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, यानी कि एक वचन बहुवचन, यानी कि अगर आप क्या है बहुत सारे कर्ता लेते हैं, बहुत सारी कर्ताएं लेते हैं, तब भी क्या आपका वचन चेंज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वाच्य, तो वाच्य तो इसमें बनेगा नहीं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, आपको एक चिन्ह का सिंबल दिया है, तो यह किस विराम चिन्ह का उदाहरण है, ये आपको बताना है। जो आपके सामने ये चिन्ह लगाया गया है, यह चिन्ह विराम किस प्रकार का विराम चिन्ह है? ऑप्शन है पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है,
अल्प विराम है कि योजक चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब करेंगे और मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे हमारे सेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका यह जवाब 100% सही होना चाहिए। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही टिक उत्तर बनेगा, सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको आप क्वेश्चन मार्क भी बोल देंगे। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो पूर्ण विराम होता है आपको पता होगा वो इस प्रकार का होता है, अल्प विराम आपको इस प्रकार का मिलेगा और योजक चिन्ह आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये चारों आपके सामने सभी डिटेल में बता दिए गए हैं। हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। और आशा है कि आप सभी ने ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया होगा। चलिए आप सभी बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। मुहावरे अपना अर्थ मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न दे करके क्या अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि अगर आपने मुहावरे पढ़े होंगे तो मुहावरों का अपना कोई सामान्य अर्थ नहीं होता। जब उनका सामान्य अर्थ नहीं होता तो वह कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सभी सटीक उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो वहाँ बताएंगे कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न दे करके वह एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और इससे में भी आप सभी का 100% सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। आपके सामने है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आप बताएंगे जो आपके सामने सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 कि पंथ एक है, काज दो हो रहे हैं, यानी कि काम करने का साधन एक है लेकिन काम कितने हो रहे हैं, साथ में दो काम साथ में हो जा रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम के चार लाभ होना, या एक ही काम के दो लाभ होना। तो क्वेश्चन नंबर से 25 का आप सभी का सटीक उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि काम करने का तरीका एक ही है लेकिन काम कितने हो जा रहे हैं, दो हो जा रहे हैं। तो आप सभी का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी कि एक ही काम के दो लाभ हो जाना। ऑप्शन नंबर के डी हमारी लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर से 25 का सटीक उत्तर लिख बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। ये भी आप सभी का जवाब 100% सही होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी कि जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है, रति होता है, रौद्र होता है या विभस्त होता है। जल्दी से बताएंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से आप अपने नोटबुक में टिक लगाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आप सभी ने टिक लगा लिया होगा। तो हास रस का जो स्थायी भाव बनेगा वो बनेगा हास। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि सभी का 100% ये सवाल सही हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो रति किसका है, तो आप बताएंगे रति हो जाएगा श्रृंगार रस का। अगर मैं आपसे पूछूं कि रौद्र किसका है तो आप बताएंगे ये हो जाएगा भयानक रस का। अगर मैं आपसे पूछूं कि विवश किसका हो जाएगा तो आप बताएंगे घृणा का या जुगुप्सा का। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने बता दिए गए हैं। तो एग्जाम में अगर कोई सही पूछे तो आप उसी फील्ड में उत्तर देके आइएगा स्टूडेंट, ऐसी मुझसे उम्मीद है। और अब मुझे आशा है कि जितने बच्चे हमारे साथ डेली हमारे सेशन के साथ जुड़ते हैं, यकीन मानिएगा अगर आपने मेरे द्वारा कराई हुई जितनी भी टेस्ट सीरीज मैंने आपको करा दी, अगर आपने सारी की सारी टेस्ट अटैम्प्ट की ना स्टूडेंट, तो आप अपना लेवल अपने साथी से अलग ही पाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 27 आप सभी के सामने कि कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। 10 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, क्या 4 चरण होते हैं। स्टूडेंट जो कुंडलीय छंद होता है उसमें आपको कितने चरण मिलेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो कुंडलीय छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है जो कुंडलीय छंद है इसके प्रत्येक चरण में आपको कितनी कितनी मात्रा मिलेगी, तो आप बताएंगे कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में आपको 24 मात्राएं मिलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कुंडलीय छंद होता है यह दो प्रकार के छंदों से मिलकर बना होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नंबर एक हो जाएगा दोहा और दूसरा हो जाएगा इसमें दोहा और ये क्या है रोला से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि कुंडलीय छंद और उल्लाला छंद कि कौन कौन से छंदों से मिलकर बनते हैं। अगर आएगा कोई कुंडलीय छंद कितने प्रकार के छंदों से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे दो छंदों से। एक तो उसमें दोहा होता है, एक उसमें रोला होता है। अगर आपसे पूछा गया कि
इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे कि कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिलती है। अगर आपको ये भी पता होगा, कभी कभी आपको पंक्ति लिख के दे देगा, पूछेगा कि इसमें कुंडलीय छंद है, उल्लाला छंद है, मार मार क्या मात्रिक छंद है, क्या इंद्रवज्जा छंद है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना, कुंडलीय छंद की एक पहचान होती है, जो इस पंक्ति का प्रथम अक्षर होगा वही क्या है, उसकी पंक्ति का अंतिम अक्षर भी मिलने वाला है। यानी कि इसका जो पंक्ति का प्रथम अक्षर और पंक्ति का जो बाद का अक्षर होता है वो हमेशा समान होते हैं। तो इससे क्या आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने बनता है तो मुझे आशा है कि कुंडली छंद से अगर इस एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन बनाएगा, आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार में होती है, रूपक अलंकार में होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है, क्या श्लेष अलंकार में होती है? तो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सटीक उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी का जो सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर के सी, अनुप्रास अलंकार में जो क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो पहली पंक्ति में आपको रे वर्ण की आवृत्ति मिलेगी और दूसरी पंक्ति में आपको पै वर्ण की आवृत्ति मिल जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। ये आप सभी के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और आशा है कि ये भी क्वेश्चन 100% सभी बच्चों का राइट आंसर हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 129 आप सभी के सामने आ रहा है। आशा है कि आप सभी इसका सही उत्तर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोग बहा? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सभी का सटीक उत्तर आना चाहिए कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो आप सभी का सही उत्तर बनेगा, वो बनेगा वर्ण जो होती है वह शब्द की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब है। अगर आपसे पूछता कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे स्वनिम क्या है, शब्द ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा था कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के ए सॉरी ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 129 का सटीक उत्तर है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि तपस्वी का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का जल्दी से सटीक उत्तर कीजिएगा कि तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। आप बताएंगे तपस्विनी होगा, तपसी होगा, तापसी होगा या तपस्या होगा। तो तपस्वी का जो आपको स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा वो बनेगा तपस्विनी। ऑप्शन नंबर के आप सभी का सटीक उत्तर है और आशा है कि इस क्वेश्चन का जवाब भी आपने बहुत सरल तरीके से किया होगा और सबका 100% भी उत्तर सही हुआ होगा। स्टूडेंट अगर आपने 114 से लेकर 130 तक सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपने अगर हिंदी में थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप क्या है 38 के 38 सवाल ये 37 सवाल आप बहुत इजी वे में बना कर ले जा सकते हैं। बस आपने क्या है तैयारी बहुत सटीक तरीके से की हो, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल वे में आपके सामने सवाल रखे गए हैं। इसी ही बेसिस पे आपको अगला आपका री एग्जाम मिलने वाला है। थोड़ा सा इससे लेवल हाई हो जाएगा, बस इतना ही है। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो आपको इसी माध्यम से मिलने वाले हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 132 आप सभी के सामने है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है? पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या त्रिवचन है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, तो आप बताएंगे कि पुस्तक रखी है वाक्य का सही शब्द बताइए, वचन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सटीक उत्तर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, क्योंकि पुस्तक रखी है कि है जो है आपको एक वचन की सहायक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। अगर होता कि पुस्तक रखी है, अगर है के बराबर में अगर आपको पॉइंट लगा हुआ मिलता तब यहाँ पर क्या बहुवचन हो जाता। लेकिन है के पास आपको कोई भी पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, इसलिए क्या पर है यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। और अब ऐसे भी आपको पता होगा कि हमारी हिंदी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछेगा वचन कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बचाइएगा वहां पर क्या है एक वचन, बहुवचन और क्या है
3 प्रकार के वचन आपको संस्कृत भाषा में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे हिंदी में 2 ही वचन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 133 कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का कारक है। यानी कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस प्रकार के कारक का इस्तेमाल हुआ है। करण कारक का हुआ है, कर्ता कारक का हुआ है, कर्म कारक का हुआ है, या अपदान कारक का हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता ने कर्म को के करण से, तो आपने इस प्रकार का एक सूत्र पढ़ा होगा, तो कर्ता है हो जाएगा। तो कर्ता ने यानी शिक्षक ने क्या है पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी सटीक उत्तर। तो आप सभी का भी क्या सही आंसर हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको पता होगा जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है वो नहीं होता है। इस प्रकार से क्या है आप अपने सटीक आंसर पर पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें कितने भेद मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे या 7 मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सभी का सटीक उत्तर आना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे कि 7 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा सही उत्तर बनेगा, तो आप बताएंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनके 3 भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के सटीक उत्तर। अगर आपसे पूछेगा भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको मिलेगा उत्तम पुरुष, एक आपको मिलेगा मध्यम पुरुष, और एक आपको मिलेगा अन्य पुरुष। तो इस प्रकार के आपको 3 प्रकार के क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर के ए 3 सही आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 134 का। और आशा है कि आप सभी का भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन का जवाब भी किया होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन पूछा है 135 में कि विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं। जो आपको विशेषण मिलेगा मुख्यतः आपको उसमें कितने भेद मिल जाएंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे या 2 मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 135 आप सभी के सामने है। जल्दी से आप बताएंगे कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब जो बन जाएगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। विशेषण के आपको 4 भेद मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपसे पूछने लगेगा तो विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, सबसे पहले बनेगा सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 मिलेगा गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 मिलेगा आपको संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 मिलेगा परिणामवाचक विशेषण। तो 4 प्रकार के आपको विशेषण मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है, तो भी आपको विशेषण के प्रकार पता होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला है, नमकीन है, बर्फीला है या नमक है। तो कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए विशेषण शब्द की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी शब्द आपको दिए गए हैं उसमें क्या है आप शब्दों को लगाकर देखिएगा। देखिए पथरीला रास्ता, तो रास्ते की विशेषता कौन बता रहा है, तो आप बताएंगे कि रास्ते की विशेषता कौन बता रहा है। तो आप बताएंगे रास्ते की विशेषता कौन बता रहा है, पथरीला। यानी कि रास्ता क्या होगा विशेष्य और पथरीला क्या होगा विशेषण। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर के एक तो हमारा आंसर होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर चलेंगे। नमकीन, यानी कि पानी बहुत नमकीन है, पानी क्या है नमकीन है। तो पानी की विशेषता कौन बता रहा है, तो आप बताएंगे नमकीन पानी की विशेषता बता रहा है। तो पानी हो जाएगा विशेष्य, विशेषण हो जाएगा आपका नमकीन। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा जवाब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे कि बर्फीला मौसम है। मौसम कैसा है, बर्फीला है। तो मौसम की विशेषता कौन बता रहा है, तो आप बताएंगे कि मौसम की विशेषता बता रहा है बर्फीला। तो मौसम हो जाएगा हमारा विशेष्य और विशेषण बनेगा बर्फीला। आगे चलते हैं नमक पर। तो नमक कैसा है, तो नमक कैसा है, तो नमक तो नमक ही होता है, नमकीन होता है। तो नमक जो है यहाँ पर ये एक क्या है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा की विशेषता जो भी बताते हैं वो विशेषण बताते हैं, लेकिन यहाँ पर नमक क्या है विशेषण शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि पत्थर से बना पथरीला, नमक से बना नमकीन और बर्फ से बना बर्फीला, और नमक क्या है अपने आप में मूल शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी प्रकार से आपको
विशेषण शब्द की पहचान करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 137 कि किसी कार्य का करना या होने का बोध करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी कार्य को करने या होने के बोध को कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको आप क्या कहेंगे। काल कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, क्रिया कहेंगे, क्या विशेषण कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे किसी कार्य का करना या किसी कार्य के होने का जो बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे उनको आप क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बारिश होने वाली है तो होने वाली है क्या बताएगा कि काम होने वाला है, तो यह है क्लियरफाई कौन कर रहा है, तो आपने क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। काम का कौन सी परिस्थिति में हो रहा है, तो आपको काल बताता है कि काम दिन में हो रहा है, शाम में हो रहा है, रात में हो रहा है, कब हो रहा है, तो काल क्या आपको समय बताता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 आप सभी के सामने है। देखिए फिर से वही सवाल आ गया जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्न में से काल कहलाता है क्या। जो काल होता है वो क्या कहलाता है। क्रिया के घटित होने के समय को बताता है, क्रिया के सामान्य रूप को बताता है, क्रिया के मूल रूप को बताता है, तो क्रिया का पूर्ण रूप बताता है। तो जिन्होंने मेरी क्वेश्चन नंबर 137 में बात सुनी होगी तो वो इस क्वेश्चन का बहुत ही अजीब वे में आंसर कर देंगे, बताएंगे। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के घटित होने का समय कौन बताता है, काल बताता है। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 138 का सही उत्तर हो जाएगा। और काफी बच्चों ने इसका आंसर भी सही किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, क्या विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत के थे हमने उनमें कुछ भी परिवर्तन न करते हुए क्या है उनको हमने प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा। यानी कि संस्कृत के शब्दों को बिना परिवर्तन किए हमने उनको एडोप्ट कर लिया अपनी भाषा में, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, तद्भव बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे, देशज बोलेंगे, या आप बताएंगे आप उनको विदेशी शब्द कहेंगे। तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में बिना चेंज किए हुए हम उनको यूज करते हैं उनको बोलेंगे तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। और संस्कृत शब्दों को अगर हम परिवर्तित करके अपनी भाषा में सम्मिलित करते तो आप उनको क्या तद्भव शब्द कहते हैं। लेकिन बिना वाला पूछा है तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ग्राम है, आंसू है, सूर्य है, या माता है। आप ये याद रखिएगा तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में शब्दों को परिवर्तित करने के बाद ही आपने क्या उसको अपनी भाषा में क्या है हिंदी व्याकरण में उनको शामिल किया है। लेकिन तत्सम शब्द वे होते हैं जो आपने संस्कृत के हूबहू शब्दों का प्रयोग करना सीखा हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपसे पूछ रहा है तद्भव शब्द पूछ रहा है, अगर आपको दोनों परिभाषाएं पता होंगी तो आप अपने क्वेश्चन पर बहुत ही आसान तरीके से भेज पूछ सकते हैं। देखिए ग्राम संस्कृत का शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा गांव, तो ये तो आपको पता होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। आंसू जो है अश्रु, ये आपको तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा आंसू, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द नहीं होगा। अगला आता है सूर्य का जो तद्भव शब्द बनेगा वो बनेगा सूरज, तो कहने का मतलब है कि सूर्य भी नहीं होगा। अगर आपके पास आता है माथा, तो माथा एक तद्भव शब्द है, इसका जो आपको तत्सम पूछेंगे वो बन जाएगा मस्तक या ललाट। तो ऑप्शन नंबर के जो हमारा सही जवाब बनेगा डी हो जाएगा कि तद्भव शब्द कौन सा है आपका माथा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समान अर्थ बताने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, क्या आप बताएंगे आप उनको सामान्य शब्द बोलेंगे। देखिए समान अर्थ बताने वाले का मतलब क्या होगा कि वे शब्द क्या है समान होते होंगे। तो विलोम शब्द तो विपरीत अर्थ बताते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि एक शब्द के अनेक सारे शब्द होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, सामान्य शब्द होगा नहीं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि सूर्य का मतलब भी क्या है तो सूरज होता है, और दिनकर का मतलब भी क्या है सूरज हो जाता है। तो दिनकर और सूर्य क्या है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर किसी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 142 आप सभी के सामने है। अग्रज का सही विलोम है, अनुज हो जाएगा, लघु होगा, छोटा होगा या सूक्ष्म होगा। तो अग्रज का सही विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 142 का सही सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अग्रज का मतलब होता है जो आगे चलने वाला हो, जो जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्र का मतलब आगे और जय का मतलब होता है जन्म, जिसका जन्म पहले हुआ है। तो अनुज का मतलब हो जाएगा जिसका जन्म बाद में। अनु मतलब होता है कि बाद में, और जय माने जन्मने वाला, जिसका जन्म बाद में हुआ उस नंबर की है। तो अनुज हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। लघु का विलोम बनेगा क्या? दीर्घ, ये आपको पता होगा। छोटे का बड़ा, और सूक्ष्म का हो जाएगा विराट। तो ये भी आप याद रखेंगे। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पर पढ़ेंगे कि धन का मतलब होता है अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है या कोष होता है। तो धन का मतलब क्या होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो 143 का सब सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा अर्थ, क्योंकि धन का अर्थ होता है पैसा, और पैसों को आप किस में यूज करते हैं? अर्थ में। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अर्थ से बनती है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को आप किससे डिनोट करते हैं? जिसमें आप क्या है, वित्तीय लेन देन करते हैं। और वित्तीय लेन देन किसका होता है? पैसे का, धन का होता है। अगर आप थोड़ा सा भी हिंट लगाते तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच सकते थे। कोषागार बोलते हैं जहां पर क्या है, कोष को इकट्ठा करके रखा जाता है, जहां पर धन को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको आप कोषागार बोलते हैं। तो इसलिए हमारा कोष क्या है, आपका आंसर नहीं बनेगा। कोष कई प्रकार के होते हैं, शब्द कोष होता है, अर्थ कोष होता है। तो जिसका भी कोष होगा आप उसको लगा दीजिएगा तो कोष बन जाएगा। लेकिन धन का जो मतलब बनेगा बनेगा अर्थ, अर्थ से बन जाएगा अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर के भी सटीक उत्तर है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है 144 कि उर्वशी किसकी रचना है? राम बख्श बेनीपुरी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, सिया राम शरण शरण की है, कि यज्ञ जी की है। तो उर्वशी किसकी रचना है? 144 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, रामधारी दिनकर की उर्वशी रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आशा है कि आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामधारी दिनकर की एक बहुत अच्छी फेमस जो रचना है वो आपने पढ़ी होगी, रश्मि रथी भी इनकी है, कुरुक्षेत्र भी इनकी है, और हारे के हरि नाम भी क्या है, ये भी इनकी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला आपको जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है आपके सामने कि 145 से लेकर 149 तक उत्तरों दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो आपको 145 से लेकर 149 तक आपको इस गद्यांश संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना होगा, पढ़ने के साथ साथ इसका अर्थ भी समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि पहले तो आप इसको पढ़ लें, फिर दूसरी बार में इसका अर्थ समझ ले, और तीसरी बार में क्या है आप अपने क्वेश्चन का आंसर करें। तो तीनों काम आपको एक साथ करते चलना है। जैसे जैसे मैं पढ़ती चलूंगी आपको भी पढ़ना है, और अर्थ को समझते हुए चलना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इससे हर समय अपने साथ रख पाने का कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभ के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फोन आए तो काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आए तो काफी काफी परेशानी होती है। यदि आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तब भी फोन आए तो उस समय खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण आपको व्यवधान पड़ जाता है। अर्थ मोबाइल फोन हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। अगली तरफ चलेंगे कि आगे भी है गद्यांश। तो देखिए आगे कोई गद्यांश नहीं है, दो पार्ट में मैंने गद्यांश को डिवाइड करवाया था, क्योंकि छोटा छोटा अगर आप पढ़ेंगे
तो आपको स्लाइड भरी हुई नहीं दिखाई देती है, तो आप डरते भी नहीं हैं कि आपका गद्यांश काफ़ी बड़ा था। अगर आपको ये एक स्लाइड में दिखाया जाता तो आप डर जाते थे। तो देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको मोबाइल के बारे में बताया गया है कि मोबाइल किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में उपयोगी है और किस-किस प्रकार से ये हमारे जीवन में व्यवधान डालता है। तो मोबाइल के उपयोग और उसके क्या है दुरुपयोग हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। तो उसी गद्यांश से संबंधित क्या है आपको मिलेंगे सवाल 145 से लेकर 149 तक। तो आशा है कि आप सभी तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 145 कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। ऑप्शन है कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें करना, नेट पर कुशल प्रयोग करना, कर सकना। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो सही जवाब होगा, तो आपका सही उत्तर आ रहा है कि कहीं भी रहकर क्या है अपने कार्य को पूर्ण करना, यह मोबाइल की उपयोगिता कहलाएगा। क्या किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो आप बताएंगे कार्य के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन जो गद्यांश संबंधित है कि विवशता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो सकते हैं? लाभ हो सकता है, सहायता मिलना हो सकता है, आराम मिलना हो सकता है या आप व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत ही विवश हैं, बहुत ही व्यस्त ही व्यस्त हैं। उस स्थिति में मोबाइल फोन क्या बनेगा? आपका लाभ का कारण बनेगा, आपको सहायता देगा, या आराम मिलता है, या व्यवधान उत्पन्न करेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं और फोन की घंटी बजाती है तो वो क्या करते हैं आपको व्यवधान उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर के डी सटीक उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 147 क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं संतोषजनक होता है, आरामदायक होता है, दुखद भी होता है, या सुखकारी होता है? तो मोबाइल फोन जितना हमारे लिए सुखदायक है उतना क्या है दुखद भी है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 148 आप के सामने है कि मोबाइल फोन के उपयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी, धन की प्राप्ति होगी, क्या परेशानी होगी? अगर हम मोबाइल प्रयोग में सावधानी बरतेंगे तो हमारे लिए वह किस प्रकार सहायक होगा? तो आप बताएंगे हमारे लिए वह लाभदायक सहायक होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। गद्यांश संबंधी लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूंगी कि सभी का सही उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या था? यानी कि आपको गद्यांश के संदर्भ में इसका टाइटल क्या था वो आपको बताना है। हमारा मोबाइल, मोबाइल की हानि, मोबाइल के लाभ, या मोबाइल फोन? तो आप बताएंगे 149 का सही जवाब हो जाएगा मोबाइल फोन के बारे में या गद्यांश के बारे में दिया गया था। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जो 45, 46, 47, 48, 49। तो कहने का मतलब है कि आपने गद्यांश संबंधित 5 सवाल देखे और मुझे आशा है कि सब बच्चों का सवाल यहाँ पर सही हुआ होगा। तो 5 अगर क्वेश्चन आपको गद्यांश से सही होते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आपने 10 नंबर क्या है एकदम चुटकियों में प्राप्त किए हैं। इस 10 क्वेश्चन को 10 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर लगा है तो आपका दिमाग लगा है, माइंड लगा, आपकी डीप नॉलेज लगी है, जिससे आपने 10 नंबर प्राप्त किए हैं। तो देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन में आपने 10 नंबर कितने इजी वे में प्राप्त कर लिए। अगर मैं 150 का 10% निकालूं, थोड़ी इधर ऐसे निकलेगा 10%। अगर 10 क्वेश्चन आपको 150 रुपये में 150 में से मिल रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपने कितने नंबर अटैम्प्ट किए। तो ये हो जाएगा इधर आपको 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ निकलेगा 10 और फिर से लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपने पूरा का पूरा समथिंग 7% नंबर प्राप्त कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 150 में 100% में से अगर आपने 7% सिर्फ आपने किससे प्राप्त किया? गद्यांश से। कितनी बड़ी बात है। लेकिन 10 नंबर आपके आने चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है? निहारिका, साकेत, कामायनी, या प्रिय प्रवास? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही जवाब होगा जल्दी से करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जब ये क्वेश्चन आया था पेपर में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें महादेवी वर्मा से संबंधित कोई भी रचना है ही नहीं। तो इसको क्या है आयोग ने क्वेश्चन को बाहर कर दिया था। अगर हाँ निहारिका की जगह अगर यहाँ पर निहार होता तो ये महादेवी रचना की थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या है आपको महादेवी वर्मा से नहीं मिलेगा। इसलिए क्या था इसको आयोग ने क्या है हटा दिया था। तो निहारिका है यहाँ आपको ये जो आपको मिलेगी। मैं बता दूं कि निहारिका किसकी है।
तो आप लिख लीजिएगा। ये मिलेगी आपको सुधाकर पांडे की रचना। अगर मैं आपसे पूछूं निहारिका, तो मैंने आपको बता दिया महादेवी वर्मा की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साकेत किसकी है, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और प्रिय प्रवास हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तो ये आपको पता होगा। लेकिन ये इसको ऑप्शन में आपको महादेवी वर्मा की कोई भी रचना नहीं दी गई है, इसलिए आयोग ने इस पे क्वेश्चन पर सभी को जवाब दिया था, सॉरी आंसर दिया था। तो ये थे हमारे टॉप मतलब कि 37-38 क्वेश्चन हिंदी के। तो आप अब बताइएगा कि आपने आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट निकल के आया होगा कि आपने कितना किया, कितना सही किया। तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते थे। मेरा उद्देश्य था कि ये क्लास आपकी कम समय में पूरी कर दी जाए, लेकिन 45 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। तो जितना भी कम समय हुआ वो मैंने खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवालों को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ जाता है, क्योंकि क्या है कुछ सवाल क्या है उस रूप में भी बन सकते हैं। तो कैसे लगा आपको आज का सेशन, कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर हमारे परिवार के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बने रहना हमारे परिवार के साथ। मैं आप सभी की दोस्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी को कंटेंट देते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। लेकिन आप लोग क्या अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा संकल्प था कि आपके एग्जाम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप चाहे मेरा साथ दें या ना दें वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अपने एग्जाम के दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे भी हमारे साथ यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का यूपी पुलिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जहाँ पर मैं आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन वहाँ पर लेकर चलती हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे परिवार के साथ आकर जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। आप अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ पर भी हैं अपनी तैयारी करते रहिएगा। साथ साथ में अपने माता पिता का ध्यान भी रखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। आपको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम।